भोलेनाथ का वो लाइन आ गई, अब क्या करूँ, मैं भोला पर्वत का तू रानी मैला की, वो भी आज है उसी गाने की बदौलत है। काका वर्ल्ड ना होते तो आज क्या होते? बदमाश। मुझे कोई ऐसे सोच की नहीं है कि आज भगवान का गाना बनाने बैठूंगा, आज मैं ये गाने में, ऐसा नहीं है कि जो बनवा दे भोला बाबा वो बना दे। दिस इज नो शुगर पॉट्स विद निकी और आज है हमारे साथ एक बेहतरीन राइटर और एक कमाल के सिंगर, नन अनदर देन काका वर्ल्ड। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सबसे पहले राम राम जी। राम राम। और सबसे पहले मैं आपको आपके स्टूडियो के लिए बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। इट्स अ वेरी नाइस स्टूडियो, बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे आके, अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आई वांट टू नो कि शुभम तोमर से ये काका वर्ल्ड कब और कैसे हुआ? शुभम तोमर से काका वर्ल्ड जर्नी है मेरे म्यूजिक की। जब मैंने म्यूजिक अपना करना शुरू किया, सो आई वांटेड अ नेम, यू नो, शुभम नेम। मुझे लगा कि कॉमन नेम है, शुभम नाम से मेरे ही 10 दोस्त हैं, तो मुझे कुछ डिफरेंट यूनिक नाम चाहिए था। तो मैंने काका जो अपना नाम है वो मैंने पहले, ये आपका निकनेम था या आपने चूज किया? नहीं था, मैंने चूज किया क्योंकि मन चाहिए था कि वो धाकड़ सा नाम हो कुछ अपना। तो वो एक ऐसी वर्ड माइंड में आ गया काका, और काफी कूल नाम था, कैची नाम था, इजी टू रिमेम्बर ऐसा नाम था। तो मैंने अपना ये नाम काका रख लिया। और स्टेज नेम जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, मतलब लोग ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं, ऑडियंस। आर्टिस्ट क्या होता है ना कि एक इंसान होता है आर्टिस्ट भी, तो लेकिन जब वो आर्टिस्ट बन जाता है तो वो इंसान नहीं मानते लोग उसको, स्पेशल हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। और बीइंग, मतलब एक आर्टिस्ट के लिए खुद के लिए भी मुझे लगता है कि जब मैंने शुरू करा था तो एक अलग आइडेंटिटी चाहिए होती है, क्योंकि एक इंसान की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत चीजें ये होता है। तो एक आर्टिस्ट फ्री वर्ड होता है कि जिसको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे अलग है, एक वो उसकी अलग दुनिया है। तो ऐसे ही मेरा नाम है काका वर्ल्ड, काका की दुनिया, मेरी दुनिया। तो आई एम जस्ट लिविंग इन माय ओन वर्ल्ड और डूइंग माय ओन स्टफ। अच्छा, पहले आपका स्टेज नेम सिर्फ काका था, फिर आपने काका से काका वर्ल्ड चेंज किया, क्यों जरूरत लगी आपको कुछ ऐड करने के साथ? काका नेम से मैं संतुष्ट था और अभी भी संतुष्ट हूँ, बट एक चीज हुई थी कि पंजाब के अंदर एक आर्टिस्ट है काका, उनका भी सेम स्टेज नेम है, बट एकदम से जैसे मेरा भोलेनाथ गाना जब रिलीज हुआ था और वो चला, उसके बाद फिर मैंने देखा कि एक और गाना कोई काका नाम से आर्टिस्ट है, किसी का गाना एमर्ज हुआ है और वो काफी चल रहा था। एंड देन फिर उनके भी बहुत कमाल के गाने हैं, तो बहुत वो अच्छे चले। और फिर हमारा दोनों का डिजिटल क्लैश हो गया, जिसमें मतलब सारी चीजें आगे पीछे हो गई थी कि मेरा गाना आता था, कभी उनका इंस्टाग्राम अकाउंट उसमें दिख रहा है, उनका अगर गाना आ रहा है तो मेरा दिख रहा है। लोगों को कंफ्यूजन हो गया था काका काका, क्योंकि सेम बहुत ही क्लोज रीजन है। ऐसा नहीं है कि एक काका यहाँ से और वो दूसरा किसी दूसरी कंट्री से, वो बिल्कुल पंजाबी हरियाणा भी सुनते हैं, हरियाणवी सेम ही ऑडियंस है। वो बहुत क्लैश हुआ, तो मुझे वो आपको जरूरत लगी चेंज करने की। कुछ डिजिटल अपीयरेंस तो एटलीस्ट चेंज करनी ही पड़ेगी, या तो उनको या मुझे। सो आई चेंज माइंड। आपने अपना वर्ल्ड बना लिया, एक अलग दुनिया बना ली। अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि एक नया मौका मिल गया कि अपने आप को, क्योंकि नाम चेंज करने की शुरू से आदत है। कल मैं जैसा था मैं आज वैसा नहीं हूँ, कल मैं जैसा हूँ आज मैं वैसा नहीं हूँ। तो हमेशा हर दिन चेंज होता है, तो नाम भी बदल जाता है, तो क्या गम है, काम बोलता है। अरे वाह, सही बात है। भोलेनाथ से करियर की शुरुआत कैसे हुई? ये पहला सॉन्ग था आपके करियर का या उससे पहले भी कुछ और ट्रैक्स थे लेकिन मार्केट में नहीं आए, रिलीज नहीं हुए? नहीं, ये मेरा पहला गाना नहीं था, और इससे पहले मैंने एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर बहुत काम किया है। बहुत सारे गाने मैंने लोगों के लिए, दूसरे आर्टिस्ट के लिए। अच्छा, आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं? मैं प्रोड्यूस करता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, खुद गाता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ। ये मेरा स्टूडियो है, इवन माई प्रोडक्शन। सो भी यहीं जाता हूँ, खा भी यहीं लेता हूँ, और घूमने चला जाता हूँ कहीं भी, सब मेरा लेकिन स्टूडियो के अंदर ही सीमित है। अगर मैं अपने स्टूडियो में हूँ तो आई फील लाइक ब्लेस्ड के जो चीज मुझे जिंदगी में चाहिए थी करना, जिससे मैंने सीखा है, और जो लाइफ में जी रहा हूँ अभी भी मैं वही लाइफ जी रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टूडियो बड़ा हो जाएगा पर रहेगा स्टूडियो, सोऊंगा यही रहोगे आप। हाँ, मतलब मेरा बेड स्टूडियो में रहेगा। वो स्टूडियो चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, बट माय बेड विल बी वेरी नाइस स्टूडियो। मुझे नए आइडियाज पसंद है, नई चीजें पसंद है कि भाई नया किया बनाऊंगा। कल के बारे में
नहीं सोचता ज्यादा, आप पीछे कल के बारे में नहीं सोचता, जो बीत गया आज गया है, आज में मजा है कि आज में ही रहने मैं का क्या मजा है। बनाऊंगा, आज मैं क्या ऐसा करूं कि जो कोई नहीं कर रहा, उल्टा चाहे वो काम सीधा हो उल्टा हो कुछ भी, पर आज करना है। तो और उसी चीज में उसी फन में गाने बनते हैं। कभी कोई थॉट आता है तो हमेशा ऐसा होता है, बाहर गया थॉट आ गया, अब स्टूडियो नहीं है, वहां स्टूडियो मिस कर रहा हूँ, स्टूडियो में बैठा हूँ थॉट नहीं आ रहा, बाहर को मिस कर रहा हूँ कि गाना लिखना है। ये होता होगा ना बहुत बार ये जब आप बहुत बाहर होता है टूर कि पे जाते हो। स्टूडियो में बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बाहर जाऊं इंस्पिरेशन के लिए, कहीं घूमूं, कुछ लिख के लाऊं, कुछ अच्छा सा आइडिया आए। यू आर सो यंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। तो ये आपका डिवोशनल साइड की तरफ झुकाव कब से है, और आपने मतलब सोचा था कि आप ऐसे ही गाने बनाएंगे, या बस एक्सपेरिमेंटल तौर पे था और होता गया और आगे आप चलते गए? मैं कुछ सोच के तो आज तक मतलब कभी कोई गाना नहीं बनाया। एट द मोमेंट मुझे जो वाइब आती है, जो मेरा इमोशन होता है, मैं वो गाने में उतार देता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए काम करता हूँ। मुझे हमेशा से यही था कि जब बनाना शुरू करा, गाने गुने करने शुरू करे, तो खुद के लिए लिख रहा था, खुद की बातें मैं लिखता था, अपनी स्टोरीज से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड। फिर पता चला कमर्शियल म्यूजिक है, उस वैसी चीजें भी बनानी होती हैं कि डांस नंबर से, वो वैसी चीजें भी बनाई। और लेकिन एक जो झुकाव है मेरा वो यही है इस चीज को लेके कि जो जिस करंट मूड में जो वाइब है वो बना दो, चाहे वो गाना। अब मुझे भगवान की अगर एनर्जी आ रही है, आई गेस एक इंसान के अंदर सारे इमोशन होते हैं, राइट। आप भगवान को भी फील करते हो, आप हर तरह के इमोशन फील करते हो। हम खुश भी होते हैं, पार्टी भी करना चाहते हैं, वो करता हूँ। मुझे कोई ऐसे सोच के नहीं है कि आज भगवान का गाना बनाने बैठूंगा, आज मैं ये गाने में, ऐसा नहीं है कि तो जो बनवा दे भोला बाबा वो बना देते हैं। और अगर हम म्यूजिक की बात करें तो आप अभी तक जो वीडियोस बनाई हैं वो सारे भक्ति सॉन्ग्स भी इतने अच्छे आपने वीडियोस में क्रिएट किए हैं कि जो यंग टैलेंट है, यंग यूथ जनरेशन है, वो सुनती भी है, देख भी रही है। तो ये जो म्यूजिक है, फ्यूजन म्यूजिक जिसको हम बोलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे माइंड में आया कि ऐसे करते हैं? क्योंकि गाने सुनो तो लगते हैं कि भक्ति वाले गाने हैं, बट वीडियो देखो तो वो एक अलग रोमांटिक वीडियो चल रहा है। मतलब मेरे तो माइंड में हर चीज ही बहुत यूनिक चलती है, सिर्फ लाइक स्पिरिचुअलिटी के गाने में मतलब यही नहीं। और ये आइडिया आई गेस अपने आप ही आया। मैं इससे पहले भी बनाए हैं मैंने भोलेनाथ पे। मैं आपको अगर बताऊं तो जब मैं म्यूजिक बना रहा था तो म्यूजिक में जो मैंने गाने बनाए हैं वो काफी ऐसे, उसमें से 10-5-7 गाने ऐसे भी जो 100 मिलियन है, 150 मिलियन है, 200 मिलियन है अदर आर्टिस्ट के। वहां से भी मुझे काफी पुश मिला। मेरा टैग होता था काका ऑन द बीट भाई के नाम से। अच्छा। सो हरियाणा में आई एम द फर्स्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसको लोगों ने जाना। नाइस। कि उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि म्यूजिक प्रोडक्शन लाइक म्यूजिक प्रोड्यूसर कौन होता है, स्टूडियो वाले भाई हैं। तो आई एम आई गेस फर्स्ट गाय के एकदम से जिसका टैग इतना वायरल हुआ था, पॉपअप हुआ था, एंड आई ट्राई टू चेंज द सीन। उस टाइम पे जो मैंने एक लेवल शुरू किया था अपना कि नया टैलेंट और नए गाने जो मैं बना रहा हूँ कुछ अलग लेकर के आऊं। तो म्यूजिक लेवल है भी आपका जो आपने स्टार्ट किया? अभी नहीं है, बट अभी करंटली आई एम वर्किंग ऑन लाइक अदर थिंग्स आल्सो, कि आगे भी प्लान है मेरा एक लेवल का जिसमें मैं चाहूंगा कि मैं हरियाणवी म्यूजिक को और बहुत अच्छे से शोकेस कर पाऊं। तो आपकी फैमिली में बैकग्राउंड कुछ नहीं है किसी का सिंगिंग का, म्यूजिक का, इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में दूर तक किसी का नहीं है? तो आपके लिए सिंगिंग और राइटिंग पैशन कब से बना? कब आपने सोचा कि यार ये हटके कुछ काम करना है? मैं सुनता रहता था, मतलब ईयरफोन्स जब आते थे, आईपॉड आते थे, आईपॉड आने शुरू हुए, रेडियो वाले वो एफएम आते थे 50 रुपए का, खराब हो जाता था 3 दिन में 4 दिन में। तो मुझे उसी टाइम से भी बहुत क्रेज था, मैं अपना ईयरफोन लगाए एंड पूरी दुनिया गायब, कुछ नहीं, और गाने सुन रहा हूँ, एक अपनी अलग स्टोरी चल रही है। रियलिटी पसंद नहीं थी मुझे अपनी, और तभी आप खो जाते थे? तभी मैं खो जाता था, मुझे उसमें अपनी एक स्टोरी चल रही है, मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि कुछ अलग कर रहा हूँ मैं। और तो मतलब पढ़ाई में कितना ध्यान था फिर, जो पढ़ाई नहीं और म्यूजिक कर रहे थे? मैं मतलब ऐसा था कि मैं रट्टे मारता था, सब यही कहते थे कि ये रट्टे मारता है। अच्छा। हाँ, और पर रट्टे तो क्या ही होते थे, मैं अगर एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले भी एक बार किताब यूं करके देख लूं तो मैं नंबर आ जाते थे। हाँ, मैं लिखने में, राइटिंग में बचपन से ही ऐसा था कि क्वेश्चन अगर जैसे होता है ना कि वर्ड्स होते हैं कि राइट 200 वर्ड, राइट, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है 200 वर्ड, तो मुझे याद कुछ नहीं होता था, बट मेरे पास 200 शब्द जरूर होते थे कि मैं लिखने के जरूर आता था। तो मैं पास होता था और मेरे 10th क्लास तक बहुत अच्छे मार्क्स थे। फिर जब मैंने म्यूजिक शुरू किया और म्यूजिक में मुझे इतना ज्यादा, मतलब मैं इतना इंक्लाइंड हो गया म्यूजिक के अंदर कि फिर मुझे उससे ज्यादा मजा कहीं आ नहीं रहा था। मतलब कॉन्फिडेंस कह लो या
ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या नालायकी कह लो, पर वो मेरे अंदर थी कि करूंगा तो यही करूंगा, चाहे दुनिया जूत मारे, चाहे कुछ भी करे, करूंगा तो यही करूंगा। जैसे आपका बॉर्न यूपी में है, हाँ जी। बट हरियाणा से क्या खास कनेक्शन है? यूपी मेरी जन्मभूमि है, हरियाणा मेरी कर्मभूमि है। और हरियाणा तो ये लगा लीजिए बचपन मेरा नजफगढ़ में बीता है। तो अच्छा। नजफगढ़ में जो बोली बोली जाती है वो हरियाणवी है, खड़ी Okay. बोली ही बोली जाती है। हरियाणवी के अंदर काफी सारे डायलेक्ट होते हैं। नजफगढ़ इज अ रीजन जो दिल्ली बॉर्डर पे है, और पहले बहुत पहले हरियाणा का पार्ट था, अभी दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में आता है। वहां मैं रहा हूँ, मेरे दोस्त, मेरे सर्कल सारा वहाँ का है, सबके साथ मैंने बहुत मतलब समय बिताया है। फिर मैं रोहतक में रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके साथ मैंने समय बिताया है, जो चीजें सीखी हैं और जो सारी चीजें मैं अभी तक कर रहा हूँ, वो सब उसी की देन तो है। ये लहजा हरियाणवी शुरू से इसलिए आपने रखा, कभी पंजाबी में नहीं सोचा ट्राई करने का? पंजाबी भी आंदी है मैनू, निक्की जही गल करनी आंदी है पंजाबी च। समझता मैं लेना, पर पूरी गल नहीं कर गल नहीं कर सकते। सकता, मैं समझ लेना। हाँ। एक्सेंट एक्सेंट एक मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लैंग्वेज का एक्सेंट पकड़ना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। और वेस्टर्न यूपी पूरी ही खड़ी भाषा बोलती है, खड़ी हरियाणवी ही बोलती है, थोड़ा बोलने का लहजा अलग हो गया, बट द कल्चर, द वर्ड्स दे यूज, एवरीथिंग इज जस्ट सेम। कहते हैं हरियाणवी भाषा बड़ी खड़ी बोली है, लठमार भाषा है, बोलो कुछ मुंह से प्यार से, लेकिन सुनने वाले को लगता है यार गुस्से में बात की है सामने वाले ने। तो कैसे फेस किया है कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट? मतलब ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, काफी होते हैं, पर जब हो जाता है तो फिर तो होता रहे, फिर तो अगला बंदा ऑफेंड फिर किसी की कुछ ज्यादा नहीं सुनी, क्योंकि हम अपनी तरफ से प्यार से बात कर रहे हैं, ये हमारा लहजा है, अब ये भाषा है, और इसमें मतलब रूड ऐसा कुछ होता नहीं, बट सामने वाले को कई बार लग जाती है। और अब लग ही रही है तो लग रही है, लेकिन क्योंकि उस समय तक जब पहले लगती थी, अभी नहीं लगती है। पहले क्यों इसलिए लगती थी क्योंकि कल्चर से लोग वाकिफ नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि ये भाषा हमारी जो है, ये प्यार ही इतना है कि प्यार में ही ऐसे बोला जाता है। बट अब आई गेस अब शायद हरियाणवी सुनने में मजा आता है लोगों को, और जरूरी भी है जी, खड़ी बोली बोलनी थोड़ी सी, आदमी सुधर है सामने वाला। ये जंगल के शेर की क्या कहानी है? जंगल का शेर ये एक्चुअली मेरे जन्म से जुड़ी हुई है, पीछे मेरे दादा से, और काफी मतलब पीछे से मेरे दादा ने गांव से घर चेंज करके बदल के उन्होंने अपनी जमीनों पे, खेतों में घर बना लिया था, जहाँ पे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक सिर्फ के सिर्फ ईख थे। ऐसी जगह पे मेरे दादा ने घर बनाया था। अच्छा। और खेतों में ट्यूबवेल लगा रखी थी, और मेरा जन्म वहीं पे दाई माँ होती थी पहले, तो दाई माँ के थ्रू मतलब मेरा जन्म हुआ था। तो तब से मेरे दादा मुझे मतलब कहते थे कि ये मेरा जंगल का शेर है। पर मैं जब 3 साल का था तो दादाजी चले गए, छोड़ गए हमें। तो उसके बाद से फिर वो मेरे लिए, मुझे पता चलता है, ये पीछे से बातें पता चलती है, 3 साल के बच्चे को तो क्या पता। अब मुझे घर वाले बताते हैं कि तेरा दादा तना जंगल का शेर क्या करता, तो एक अंदर से होता नहीं कॉन्फिडेंस, जंगल का शेर है। तो आई गेस उस चीज का भी फर्क मेरी लाइफ में। जब कभी लो फील करते हैं तो वो दादाजी की, तो दादाजी की के भाई जंगल का शेर है। तो ऐसी चीजें बहुत मुझे मैंने अपनी लाइफ में मेरे रखी हुई है। एक नोट है, कटा हुआ नोट है, जला हुआ, वो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। मेरे पापा ने मतलब जाने से पहले 2017 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी कैंसर से। तो मैं उस टाइम पे जीरकपुर में, चंडीगढ़ में सीख रहा था, काम कर रहा था, कुछ कोशिश कर रहा था कि मैं पैसे कमा लूं, कुछ कर लूं। और पापा वहाँ दिल्ली में मतलब काफी परेशानियां चली रही थी। तो मैं आया था दिल्ली एक दिन, और पापा से मैंने ऐसे ही पैसे मांग दिए, पापा कुछ पैसे दो ना कुछ। तो पापा ने मेरे को दिया वो 10 रुपए का जला हुआ कटा हुआ नोट, बोला ये पड़ा है। अच्छा, बोला ये पड़ा है, मगर तो कोई नहीं। तो आई गेस फिर उसके बाद तो वो नोट मेरे पास, मेरे पापा जब चले गए, एक्सपायर हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद में कई दिन के बाद वो नोट मुझे मेरे पर्स में दबा हुआ मिला। तो वो देखते ही एक ऐसे याद आई। उस टाइम पे तो मैंने वो लेके ऐसे ही पर्स में डाल दिया, जला हुआ नोट भी के ऐसे ही डाल दिया, जस्ट कह रहा है क्या मजाक कर रहा है बाबू, मेरी गला डाल दिया इन्होंने। बट बाद में जब वो दिखा तो एक मुझे कुछ अलग ही फील हुआ। मैंने वो लैमिनेट कराया, अपने टेबल में रख दिया, एंड दैट्स इट। तब से मेरे साथ है, तो वो नोट मेरे साथ हमेशा रहता है, और वो ही मेरी कमाई है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो उसके बाद जो भी मेरे को कुछ भी मिल जाए, मेरे लिए वो मेरा वो नोट मेरी
एक ऐसी चीज है कि अगर वो नोट मेरे पास है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अब कमाई की बात करें तो सबसे पहले क्या कमाई रही आपकी, कितनी थी? सबसे पहले कमाई कितनी थी? 2000 रुपए। अच्छा, 2000 रुपए कमाई थी। और ये सॉन्ग गाया था आपने? मैंने म्यूजिक बनाया था। बीट मैं उस टाइम पे सीख रहा था और थोड़ा बहुत मुझे आ गया था और मेरे अंदर से वो फूटने लगी थी कि मुझे आ गया है, मुझे करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो तब वो 2000 रुपए मैंने कमाए थे और मैं अपने पापा को जाकर के दिए थे कि ये लो। क्योंकि उनको ऐसा होता था कि ये कुछ नहीं करेगा, ये सपोर्ट नहीं था इतना, कि उनको लगता था कि कर नहीं पाएगा, इसमें कोई कमाई नहीं है, कोई पैसा नहीं है। फैमिली का क्या पैशन था कि ये हमारा बेटा ये करके दिखाए? जैसे लोग कहते हैं ना, यार मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करेगा, इंजीनियर बनेगा, तो पापा मम्मी क्या सोचते थे, क्या करेगा काका वर्ल्ड? जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो अच्छे मार्क्स मेरे आते थे और सबको ये था कि पढ़ा करके इनको बहुत अच्छा बनाएंगे। होता है तो इंजीनियर भी बनाना चाहते थे, मुझे डॉक्टर भी बनाना चाहते थे। मतलब कि कुछ भी कर, बड़ा कर, कुछ डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कि मैं सरकारी नौकरी देख ली, दिल्ली पुलिस में चला गया। मैं दौड़ की भर्ती के लिए मैंने तैयारी भी करी हुई है कि अच्छा। मेरी दौड़ क्लियर थी उस टाइम पे। आई वाज लाइक इनटू एथलेटिक थिंग के भाग रहा हूँ रनिंग के लिए कि पुलिस में लगना है। सारी चीजें थी और मेरे खुद से भी 10 चीजें मेरे पास थी। मतलब मेरा 50 चीजों में दिमाग था कि कुछ भी करूंगा, ये करूंगा। बट व्हेन आई फाउंड म्यूजिक आई लेफ्ट एवरीथिंग कि अब नहीं करना कुछ भी। तो स्पोर्ट्स की बात करें, अब जैसे आप कह रहे दौड़ में आप सही थे, तो कभी और किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लिया है या सोचा कुछ कर लेंगे? क्रिकेट खेला है मैंने बहुत ज्यादा, क्रिकेट का बहुत ज्यादा मतलब खेला था। और बचपन से ही, जब से छोटा था तब से ही पिटता आया हूँ क्रिकेट की वजह से। क्योंकि हाँ, मैं पढ़ता कम था, कभी कभी पढ़ाई कर ली, पेपर में मार्क्स आ जाते थे, बट पढ़ता कम ही था और क्रिकेट ज्यादा पसंद था। काला हो गया था पूरा खेल खेल के। तो बचपन में मैं छोटा सा होता था तो सुबह निकल गया, शाम तक घर नहीं आ रहा। अब छोटा बच्चा, घर से बाहर, फोन भी नहीं होते थे उस टाइम पे तो। और मैं आ रहा हूँ शाम को धूल मिट्टी में खेल के घर पे, फिर मेरी पिटाई हो रही है। उसी चीज को अपना प्रोफेशन बनाने की भी सोची। क्रिकेटर बनने का बड़ा क्रेज मेरे अंदर हुआ क्योंकि खेलता रहता था, डेली का खेलना होता था। तो मैं चला गया और मैंने एकेडमी ज्वाइन करी और मैं एक ऑफिशियल मैच खेलने गया। तब तक मैं गली क्रिकेट खेल रहा था, तब तक मैंने मजा आया करता कि बड़का खेल खेल रहा हूँ, किसी से कुछ भी हो गया तो जीत के, चीट करके जीत गया, कुछ भी कर लिया। वहां जाकर के जब मैच खेला तो मेरे को फील्डिंग में खड़ा कर दिया। मैं फील्डिंग में ही खड़ा रह गया। 50 ओवर का मैच है और मैं फील्डिंग करे जा रहा हूँ। टॉप 15 में लेके गए थे। जब बैटिंग की बारी आई, बैटिंग ही नहीं आई मेरी। तो उस दिन थोड़ा सा ऐसा लग गया मेरे को कि यार नहीं, मगर ये तो धूप में खड़ा कर दिया सारा दिन उन्होंने, ये तो नहीं करना। तो मेरा फिर वो क्रिकेट का भूत उतर गया। कभी कभी रेसलिंग करते थे और रस्सा चढ़ना। अच्छा। हमारे जहाँ पे हमारा घर था, घर के पीछे एक स्कूल होता था जो दिन में सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम में, जिसमें पूरा जिम विम का सारा वहाँ पे था, देसी अखाड़ा बनाया हुआ था। तो था, एथलेटिक चीजें थी, स्पोर्ट्स में भी मन था, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह, बट ज्यादा क्रिकेट मैंने खेला। किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए कोई गॉडफादर लगता है कि होना चाहिए, कभी आपको ऐसा सपोर्ट मिला? कोई है आपके गॉडफादर? गॉडफादर जब मैं मानता हूँ कि मेरे बड़े पापा गॉडफादर हैं, क्योंकि उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सही बात। और मैं इस चीज में अपने आप को, अपनी माँ को बहुत ज्यादा मतलब मैं सपोर्ट उसके लिए बोलना चाहूंगा कि मेरी माँ ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मेरा। कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं मतलब यहाँ नहीं होता, क्योंकि माँ ने बहुत काम किए, बहुत सारी चीजें की। इवन मेरे पापा के जाने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी चीजें संभाली हैं। तो एक होता है ना कि अगर मुझे घर की चिंता रहती, या एक मेरी माँ की तरफ से ही सपोर्ट नहीं होता घर की, मुझे यहाँ पे कि तुझे करना पड़ेगा, वो ही मुझे बोलते कि नहीं करना, ये छोड़ दे, तो ये क्या होता आज के टाइम में। तो मतलब गॉडफादर तो मेरी माँ ही रही है, जिसने मुझे वहां से निकाला है उस सिचुएशन से कि तू कर। कोई गुरुजी रहे हैं म्यूजिक, आपने किसी से सीखा या आपने कोई? गूगल बाबा जी। अच्छा। मैं शुरुआत से बहुत तेज था, मतलब कंप्यूटर के अंदर, टेक्निकल चीजों के अंदर। लाइक व्हेन आई वाज इन 8th क्लास तो मुझे बेसिक पूरा आता था, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक एक चीजें आती थी। मुझे फोटोशॉप आता था, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, डीटीपी, टैली। फिर अब तो खैर आदत छूट गई है, अब मैं नहीं कर सकता। बट 8th क्लास में मैं आई वाज लाइक कि मैं अपने स्कूल में अपनी टीचर को कंप्यूटर सिखाता था।
अच्छा। हाँ कि मैडम आपको नहीं आता, आ जाओ, तो बता देता हूँ बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे होता है ना कि एक प्रोसेस है छोटा सा, उसको बताना में इतनी देर लगा रही, मैं कहा मैडम मैं सिखा दूंगा। वो उनके सिखाने का तरीका तो होता है ना। वो एक चीज ऐसी थी कि उसके बाद से रह गई। और बहुत फिर मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन में मुझे बहुत हेल्प मिली, मुझे सीखने में, सॉफ्टवेयर सीखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत जल्दी जल्दी मैंने काम शुरू कर दिया था। और इंटरनेट उस टाइम पे आया ही था, इंटरनेट वाज ग्रोइंग इन इंडिया, आई गेस इट वाज द टाइम 10 साल 12 साल की पहले की बात होगी। तो 7 8 9 10 इस टाइम पे इंटरनेट का ज्यादा शुरू हुआ था, और मेरे पास फोन होता था। गूगल करना है, जो करना है मैंने सब गूगल से सीखा है। तो एक दूसरा गॉडफादर इंटरनेट को मैं बोलूंगा। इंटरनेट की बात करें तो सोशल मीडिया पे आप कम एक्टिव रहते हैं, क्यों? मतलब कम तो नहीं मैं कहूंगा एक्टिव, मतलब जितना मुझे होना चाहिए उतना मैं रहता हूँ। क्योंकि मैं मोस्टली अपना टाइम निकालता हूँ स्टूडियो में, अपना काम करता हूँ, गाने बना रहा हूँ, शूट्स पे जा रहा हूँ। इट्स जस्ट कि इंस्टाग्राम इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं सिर्फ ये दिखा सकता हूँ कि ये मैंने गाना बनाया है और ये गाना आप जाकर के सुन लीजिए। मेरा प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई, यूट्यूब, आईट्यून्स, ये सब चीजें हैं, दीज आर जस्ट प्लेटफॉर्म्स। तो इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे काम अपना म्यूजिक प्रोड्यूस करना है, गाने लिखने हैं, शूट्स करने हैं, अपनी फैमिली को संभालना है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो हर जगह मतलब सारा दिन मैं इंस्टाग्राम को अपने दिमाग में लेकर के नहीं चलता हूँ, ट्रेंड के हिसाब से मैं चलता नहीं हूँ। मतलब कीड़ा है मेरे अंदर। हाँ, वो जस्टिफाई करता है आपके नाम के साथ। काका वर्ल्ड तो आपकी दुनिया, मेरी अपनी अलग दुनिया है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। ट्रेंडिंग चीजें ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गाना भी मैं बना रहा हूँ तो मैं कभी ट्रेंड को देख करके गाना मैंने आज तक नहीं बनाया, और ना मुझसे बनते कि ये ट्रेंडिंग है ऐसा कुछ बना दीजिए, ऐसा नहीं। क्योंकि गाने की सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा गाना नहीं बनाना चाहता कि जो 2 महीने 3 महीने चले और उसके बाद उसको कोई पूछे भी ना। ऐसे गाने बनाने का मन करता है कि जो हर किसी के जनरेशन टू जनरेशन पास हो। हाँ, जनरेशन टू जनरेशन पास हो गए, 100 साल बाद 500 साल बाद भी कोई बैठ के सुना रहा हो कि ये गाना सुनो। एक नॉन एक्टर के लिए एक्टिंग करना आसान नहीं होता है ना, तो शूट टाइम पे आप किस चीज से कतराते हो? क्या आपको सेट पे बहुत मुश्किल लगता है करना? डांस। बचपन में मैं बस स्कूल में नाचता था, अब नहीं नाचा था। तो डायरेक्टर जैसे नचाते हैं। क्योंकि डांस मुझे हर चीज को ना परफेक्ट करने की एक थोड़ा सा मेरे अंदर, आप कह सकते हो कि ट्री पटक जाती है मेरी, कि हर चीज परफेक्ट करनी है। व्हेन आई डांस तो मुझे पता है कि मैंने सीखा नहीं है, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, अब वो उतना अच्छा होता नहीं है। शूट पे जबरदस्ती भी कर लेंगे तो भी वो एक रियल डांसर वाली वाइब वो निकल के शायद ना आ पाए। तो डांस में मैं बहुत कतराता हूँ, जैसे तैसे कर लिया, बट डांस मेरे लिए टास्क है। एक्टिंग मुझे पसंद है, इमोशंस होते हैं, लाइक कुछ गाने मैंने किए हैं जिनमें ग्लिसरीन लगा के मैं रोया भी हूँ। अच्छा। तो एक्टिंग मुझे पसंद है, एक्टिंग मुझे टास्क नहीं लगती, उसमें मजा आता है, चाहे वो खराब हो या बेकार हो, बट वो एक्टिंग है, एक्टर तो बन रहे हैं। बॉलीवुड से कभी मौका मिले एज एन एक्टर फुल फ्लेज्ड मूवी करने का, सिंगिंग क्विट करके एक्टर चूज करेंगे? क्विट करके नहीं करूंगा, साथ साथ में, मतलब क्विट क्यों करनी है, क्विट मैं नहीं करूंगा, बट एक्टिंग कर लूंगा, एक्टिंग कर सकते हैं। बॉलीवुड में भी अब हरियाणवी सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं, तो आप क्या लगता है आपको कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री कितना कम्पीट कर पाएगी? आप कहाँ इसको लेके जाते हैं? मैं मानता हूँ कि हरियाणवी इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और जो बहुत ही जल्द ग्लोबल होने वाली है। और इवन इंडिया में अगर आप देखते हो तो हरियाणा की जो हरियाणवी समझती है वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये नॉर्थ का पूरा एरिया जो है वो हरियाणवी को अच्छे से समझता है। और अब गानों के थ्रू, मूवीज के थ्रू अब समझ में भी आने लगी है लोगों को कि हरियाणवी लैंग्वेज, क्योंकि मैंने खुद पंजाबी जितनी मुझे आती है समझ में, वो म्यूजिक से इन्फ्लुएंस होकर के, म्यूजिक सुन करके मैंने सीखी है। बॉलीवुड जो है उनका जो भी कंटेंट वो बनाते हैं, हरियाणवी कुछ डिफरेंट है, मसाला है, क्योंकि एक अलग लैंग्वेज है। तो बहुत आगे इसका भी मुझे लगता है कि हरियाणवी का हमारा जाने वाला है, क्योंकि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, इट्स जस्ट अबाउट म्यूजिक और ऑडियंस। हॉलीवुड आर्टिस्ट में सबसे फेवरेट कौन है आपका? किससे किक मिलती है? वीकेंड, जस्टिन बीबर। जस्टिन को मैंने बहुत सुना है, क्योंकि
आई गेस उससे ऊपर कोई फेमस नहीं हुआ। Right. मतलब उससे ज्यादा इतनी कम उम्र में कम उम्र में, किसी ने नहीं देखा जो लाइव जस्टिन ने देखी है, वो किसी भी पॉप स्टार ने आज तक नहीं देखी है। और मतलब बहुत मुझे उसका म्यूजिक बहुत पसंद है, उसका स्टाइल बहुत पसंद है, सो ही इज इंस्पायरिंग। और वीकेंड को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, इस म्यूजिक टेस्ट R&B जो उसके वोकल्स हैं बहुत मुझे पसंद है। और गायब रहना, बस अपने काम पे फोकस करना, तो मेरी काइंड ऑफ फाइव। आप रिलेट करते हो उनसे खुद को? कि सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक अपना वो पुट कर रहे हैं और हर चीज को सीरियस लेकर के कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में कौन है आपका फेवरेट? किन के साथ आप काम करना चाहते हैं आगे मौका मिले तो? AR रहमान सर, उनको मैं बहुत ज्यादा मतलब उनका म्यूजिक बहुत ही आउट ऑफ दिस लाइक यूनिवर्स है कि इंग्लिश गाने भी सुन लिए, सारी तरह की चीज सुन ली, बट उनके जैसा AR रहमान सर जैसा कोई नहीं है। उनके जैसा नहीं है कोई भी। तो उनके साथ है, मतलब बैठने का भी मौका मिल जाए उनके साथ, काम का तो खैर क्या ही पता, बट बैठा भी ले अपने पास एक बार को, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अभी तक की सक्सेसफुल जर्नी में आप क्या मिस करते हो? कुछ ऐसा पीछे छूट गया जो? मेरा बचपना और मेरी शरारतें, और अब मतलब कॉन्शियस होना पड़ता है लोगों के सामने। अब जैसे घर में होता हूँ या कहीं दोस्तों में होता हूँ तो बहुत फ्री होता हूँ, जो मन में आया बोल दिया, जो करना है वो कर लिया। अब अपने आप को थोड़ा सा कहीं पे ये होता है कि आपको ठीक से रहना है, ढंग से बैठना है। अब तो नहीं बैठते जी ढंग से। तो वो अब थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि अब बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी हो रही है कि बाहर निकलना मैं मिस करता हूँ। मेरे को बहुत मन है, मतलब मुझे कोई स्टार लाइफ नहीं अच्छी लगती कि लोग मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं, मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं। आई डोंट लाइक दैट। अभी लाइफ बहुत अलग हो गई है ना, अभी इतने एक्टिविटी भी नहीं रही है, काम का स्ट्रेस हो गया है, बचपना ही मिस करता है बंदा। तो चाइल्डहुड, दूध पीते थे, खेती करता था मैं बचपन में जाके। अच्छा। हाँ, मेरे मामा के यहाँ जाता था, खेती कर रहा हूँ, ईख बो रहा हूँ, छोटा सा बुग्गी चला रहा हूँ। अभी मौका मिलता है फार्मिंग के लिए, कभी कुछ करने का चाहते हैं? बहुत समय हो गया, नहीं जा पाता कहीं, कुछ नहीं कर पाता। अभी बुढ़ापे में अपना खेत रखेंगे एक, और उसमें अपना उससे मैं सब्जी बोऊंगे, उससे मैं जैसे मेरे दादा ने करी थी, तो शायद दादा वाली स्टोरी रिपीट कर दूंगा। फ्यूजन म्यूजिक की बात करें तो अभी तक आपने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं या जो आपके सॉन्ग्स रहे हैं, भोलेनाथ, राधा, राम जी, तो काका वर्ल्ड रियल में आप किसके साथ कनेक्ट फील करते हैं? काका वर्ल्ड, जैसे आप नाम में वर्ल्ड देख रहे हो, सो मैं अपने आप को वर्ल्ड वाइड मानता हूँ कि मेरा कोई स्टाइल, कोई जॉनर नहीं है। आप मुझे सिर्फ भगवान के गानों से कनेक्ट करके मत देखो, आप मुझे सिर्फ डांस नंबर से कनेक्ट करके मत देखो। आई एम ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, आई एम ए आर्टिस्ट, सो जो दुनिया में है वो मैं करना चाहता हूँ, मतलब मेरी वाइब है। तो कोई ऐसा नहीं है कि काका वर्ल्ड सिर्फ स्पिरिचुअल गाने ही बनाएगा, काका वर्ल्ड सिर्फ यही बनाएगा। काका वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड है, कुछ भी बनाएगा। मैं आपका इंस्टा देख रही थी तो मुझे लगा आपको बिल्लियों का बड़ा शौक है। बिल्लियां ही क्यों? परेशान नहीं करती। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे डॉग्स के साथ, डॉग्स बहुत वो बहुत ज्यादा आपसे ना अटैच हो जाते हैं, और दे नीड यू एवरी टाइम। डॉग्स के साथ अगर एक आप डॉग अटैच जल्दी हो जाते हैं, प्यार करता है, तो आप उसको घर पे भी छोड़ के जाओगे तो भी वो आपके लिए परेशान रहेगा। और ये बिल्ले को देखो, इसको कोई चिंता नहीं है, तो भाग रहा है आपसे दूर, मुझसे पंजे मार देता है। बट ये लाइक मेरे पास एक मेल कैट है, इसका नाम रैम्बो है, मैं दिखाऊंगा आपको भी आफ्टर इंटरव्यू। और क्योंकि घर में कभी किसी ने रखा नहीं, कभी कोई पेट नहीं था हमारे यहाँ पे, इसको भी मैं बड़ी मुश्किल से सरप्राइज करके लेकर के आया था। मैंने सीधा मंगाया और लेके आ गया और मम्मी को दे दिया। 4 दिन मम्मी ने गाली दी है मुझे। अच्छा। हाँ, कि क्या कर रहा है, क्यों लेके आया है। आज मेरी मम्मी है जो मुझसे ज्यादा उसको प्यार करती है। ऐसा ही होता है घर में, तो चेंज हो गया चीजें। और एक ये भी है कि मुझे चाहिए था कि एक पेट एक मेरे पास हो, जिसके साथ मैं खेलूं, मेरा समय बीते, अच्छा लगे। तो बहुत अच्छा लगा, आई गेस एंजाइटी भी कम हो गई थोड़ी। एक बड़े लेवल के साथ आप जुड़े रहे हैं लंबे वक्त तक, सारे अच्छे सॉन्ग्स भी आपके सुपर हिट रहे हैं। अभी एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, अपना कुछ सोच रहे हैं? काफी कुछ चीजें सोची हुई हैं और करेंगे भी उन चीजों को। इंडिपेंडेंटली मेरा चैनल है काका वर्ल्ड यूट्यूब पे, इट हैज 4 लाख समथिंग सब्सक्राइबर्स, और मैं आगे उस पे काम कर रहा हूँ अभी, और कुछ अलग तरह के प्रोजेक्ट्स में लेके आऊंगा, हरियाणवी और दूसरे भी हो सकते हैं,
जरूरी नहीं है कि सिर्फ हरियाणवी के होंगे, बट मेनली हरियाणवी। और रोमांटिक गाने हैं, स्पिरिचुअल गाने हैं, डांस नंबर्स हैं, हिप हॉप गाने हैं, बदमाशी के गाने हैं, सब तरह के गाने हैं। यंग एज में हौसला बड़ी जल्दी लोग हार जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि चलो ये नहीं तो ऐसा करते हैं, वैसे सक्सेस मिल जाएगी। कभी हुआ आपके साथ कि कुछ क्विट करके मैं यही कर लूं? जैसे कि अगर अपने पैशन के लिए आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि दिस इज माय पैशन, इससे मुझे खुशी मिलती है, तो उस चीज में स्ट्रगल तो हमेशा ही आती है, क्योंकि जो चीज आप करना चाह रहे हो हमेशा उसके लिए लड़ना पड़ता है। क्योंकि कोई बड़ी चीज होगी जिसको इंसान चाह रहा है, छोटी चीज तो कोई नहीं चाहता, तो स्ट्रगल तो होता ही है। और आई क्विट तो कभी मैंने नहीं किया, आई नेवर क्विट, आई एम नॉट अ क्विटर। कभी थॉट नहीं आया कि ये नहीं कर पाएंगे? There was no plan B like in my life। कभी नहीं सोचा, पढ़ाई भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ किसी चीज में। तो मैं हमेशा अपनी गट फीलिंग पे चलता हूँ, आई डोंट लाइक केयर फॉर एनीथिंग। मेरी गट फीलिंग है और वो हमेशा सही रहती है। तो आग लगी है, कूद जाओ, भगवान जी बचा लेंगे, बड़े बाबा है ना। प्लान ए यही था और प्लान ए यही रहेगा, देयर इज नो प्लान बी। हाँ जी, नो प्लान बी, जो करना है वही करना है बस। राइटिंग के आइडियाज आपको कहाँ आते हैं सबसे ज्यादा? मैं बेसिकली बीट्स पे लिखता हूँ ज्यादातर। तो अगर मैं कोई बीट अगर मैंने बनाई है या मैं प्ले कर रहा हूँ बीट और उस पे वाइब कर रहा हूँ, तो मुझे इंस्टेंटली आइडियाज आते रहते हैं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिएटिव ब्लॉक है या आइडियाज नहीं आ रहे। आइडिया तो सुबह से शाम तक आते रहते हैं, पूरा वो फिर स्टूडियो में आकर ही होता है, क्योंकि म्यूजिक करना है, रिकॉर्ड करना है, बहुत सारी चीजें हैं। यंग टैलेंट के लिए क्या मैसेज है? कैसा स्ट्रगल सोच कर आए इस दुनिया में? स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, और वो स्ट्रगल किसी से भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, वो कंपटीशन नहीं है किसी से भी। यहाँ पे वही है कि यंग जो आने वाले बच्चे हैं उनको पहले तो ये समझना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको आर्टिस्ट बनना है या आपको स्टार बनना है, दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। के आर्टिस्ट अपनी आर्ट से प्यार करता है, स्टार को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, उसके पास आर्ट ना भी हो तो भी वो स्टार है। तो मेरी बस यही राय है कि आर्टिस्ट बनो, स्टार तो अपने आप बन जाओगे। आर्ट पे फोकस करो, सीखना जरूरी है, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखो, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन जिसको आती है वो अपने स्टूडियो में बैठ करके पूरा गाना बना सकता है, रेडी कर सकता है, उसको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कैसे गाना बनता है, कैसे सारी चीज होती है, एंड बाय टाइम जब आपको सारी चीजें आ जाएंगी तो आप स्ट्रोंग होगे मेहनत करके। मेहनत इज द की। नहीं, मैं तीन शब्द मैं बोल सकता हूँ, हार्ड वर्क, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अगर आप इन तीन चीज पे अगर कर सकते हो तो कोई भी काम हो जाएगा। कोई भी बंदा हो, कितना ही इडियट, कितना ही स्टूपिड बंदा हो, हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी से सब कुछ हो जाता है। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, मेरे पापा दोहे बहुत सुनाते थे, मुहावरे, दोहे, कबीर के दोहे, ये सब बहुत सुनाते थे। अब ज्यादा याद नहीं है, बट एक है अटका हुआ है कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रस्सिया वज्जात है सिल पर पड़त निशान। वाह। तो यही बस दिमाग में याद है, इसी पे चल रहा हूँ। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ पता है? आने वाले कुछ गाने हैं। एक गाना है फ्रॉम हरियाणा, तो ये एक ऐसा गाना है जिसमें एक हिप हॉप साइड मिलेगी देखने को, और बहुत ही क्रेजी गाना है। जितना भी बदमाशी वाले गाने भाई सुना, अगर आपको पसंद आओगा तो एक रोमांटिक गाना है, बहुत ही प्यारा। काफी अलग अलग तरह के गाने। भोलेनाथ 3 पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। एक गाना कृष्णा नाम से है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। काफी ऐसे गाने हैं जो आने वाले हैं। आई जस्ट वांट के स्टे ट्यून्ड, और इंतजार रहेगा। करते रहो, प्यार करते रहो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लियो, रील तो वगैरह नहीं करूँ। आपके सॉन्ग्स का इंतजार रहेगा, और हमारी तरफ से तो हमेशा बेस्ट विशेस है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। भोलेनाथ आपके करियर का पहला सॉन्ग और टर्निंग पॉइंट रहा मेरे ख्याल से, तो इसकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। वन डे आई वाज लाइक इन माय स्टूडियो, और एक गाना बनाने के लिए बस एक बीट मैंने बनानी शुरू करी, और बस एक ये था कि कुछ रोमांटिक बनाना है, कुछ प्यारा सा बनाना है, अलग हटके। आई स्टार्टेड मेकिंग अ बीट, मैंने बीट बना ली। उसके बाद जैसे मैं काम करता हूँ, आई स्टार्टेड वाइबिंग आउट, और मैं कुछ कॉम्पोजिशंस पे वाइब कर रहा था। देन सडनली अचानक से ये लाइन ऐसी जबान पे आ गई कि मैं भोला पर्वत का, तू रानी महला की।
मुझे रियलाइज भी हो गया कि अच्छी तो लग रही है, साउंड अच्छी तो आ रही है, कंपोजिशन तो अच्छी सी लगी, दोबारा गाने का मन कर रहा है, पर ये तो भोलेनाथ पे गाना हो गया। और उससे पहले जो मैं रिलीज करने के लिए बैठा हुआ था वो गाने ऐसे थे कि बहुत ही कमर्शियल और डांसिंग वैसे गाने, सोचा नहीं था। भोलेनाथ का वो लाइन आ गई, अब क्या करूं, क्योंकि मुझे कमर्शियल आर्टिस्ट बनना था, हिप हॉप आर्टिस्ट बनना था, कि रैप करूंगा, वो मैंने स्किप कर दी उसी टाइम के, ये नहीं कुछ और लिखता हूँ। और मैं लिख दूसरी अदर कॉम्पोजिशंस पे ट्राई करता रहा लिखने की, 1 घंटा लगा रहा उसमें कि कुछ और बनाऊं, वो घूम के वापस वही आ रही मैं गुर्बत का, तो वो कॉम्पोजिशन स्ट्रक हो गई। और उसके बाद फिर जो उसका इमोशन जो आप कह सकते हो वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से भी रिलेट करता है। मैंने अपने पापा को खोया है, उसके बाद जिम्मेदारी बहुत सारी मेरे ऊपर रही है, मैंने संभाला है सारी चीज़ों को, खुद से किया है, तो वो भी चीज़ें थी। और जो उस गाने के अंदर सारा इमोशन है वो अपने आप ही फिर वो निकला, और मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये गाना मुझे करना चाहिए। मैं उस पर बैठ गया, पूरी रात मैंने वो गाना बैठ के लिखा है, सुबह तक वो गाना तैयार हो गया था। भोलेनाथ बिल्कुल अलग चीज थी, जिसको सुनाया एवरीबॉडी वाज लाइक के ठीक है ठीक है, बट मुझे बनाने के बाद ये था कि मैं रिलीज तो इसको करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी बन गया, खुद कैसा भी गाना हो, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा गाना हो जाएगा। ऑडियो में डाला था मैंने अपने चैनल पर, वो बूम हो गया बिना किसी भी कोई प्रमोशन नहीं, कोई उस पे कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। 11 सब्सक्राइबर थे मेरे चैनल पे। अच्छा। उसके बाद सब कुछ हो गया, जो भी आज है उसी गाने की बदौलत है। इसके शूट के दौरान कैसी वाइब्स रही? शूट के दौरान हेक्टिक वाइब थी काफी, लेकिन मैं थका नहीं। 4 दिन 5 दिन का शूट था, बिना सोए शूट करना था, बूम सॉन्ग फटा हुआ गाना था, हर कोई सुन रहा था, और मुझे बहुत जल्दी शूट करना था। मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि भाई सोना नहीं है, मतलब शूट करना है। एक्साइटमेंट थी। तो 26 को पोस्टपोन हो गया। अब पोस्टपोन हो गया, क्यों हो गया, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं सो नहीं पा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, 27 आ गई। पर जब एक लास्ट सीक्वेंस गाने में आता है जिसमें आग लगी हुई है, ईख के खेत में ऐसे मशाले हैं और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ सिंक, उस समय बहुत ज्यादा एक एनर्जी मतलब मुझे मिली थी, और बहुत कुछ ही एक अलग चीज फील हुई थी। वो चीज आज भी साथ रहती है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मूड खराब है, तो मैं भोलेनाथ गाना सुन लेता हूँ, मेरा मूड सही हो जाता है। हमारा एक सेगमेंट है नो शुगर टाइम, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, सब सच सच बताना है। स्टार्ट करें? काका वर्ल्ड ना होते तो आज क्या होते? बदमाश। हेल्थ फ्री को या कुछ भी आन दो? मैं मतलब कुछ भी खा लेता हूँ, भूख अन्न है, जो भी सामने आ जाए, भूख लगी है तो कुछ भी खा लेता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि सामने खाना है, टेस्ट नहीं लग रहा तो खाया नहीं, या उसको ऐसे बोल दिया कि बेकार है, जो भी आ रहा है चलता है, अच्छा मिले अच्छा, बुरा मिले बुरा। चूज करना हो यूपी या हरियाणा? हरियाणा ऑब्वियसली, क्योंकि हरियाणा ने सब कुछ दिया है, हरियाणा में ही मेरा सारा विकास हुआ है, तो हरियाणा में ही रहना चाहूंगा। गाने की बात करें तो अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे कभी गोलियां चलवाई हैं? गर्लफ्रेंड के तो नहीं, बट यस फ्रेंड के बर्थडे पे जरूर चलवाई हैं, खुद चलाई है इवन, तो यस। गाना लिखना या फिर गाना गाना क्या अच्छा लगता है? अब मुझे आई गेस गाना बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। व्हेन आई एम इन माय स्टूडियो, प्रोड्यूस करना, काम करना, तो सब लिखना, गाना और बनाना एक ही पार्ट है। मुझे पूरा प्रॉपर एक गाना बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, आपने तो थर्ड ऑप्शन ही निकाल दी हमारे लिए। भगवान या लक या मेहनत? भगवान या लक या मेहनत, तीनों चीजें, ऑल 3 थिंग्स। आपको तीनों चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। वीकेंड पे पार्टी लवर हो या फिर सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न लेके मूवी देखना पसंद करते हो? डिपेंड्स ऑन द मूड। दोस्तों के साथ मतलब ज्यादा मुझे एनर्जी मेरी रहती है, तो अगर दोस्त साथ है तो पार्टी एनिमल, और अगर चिल करने वाली वाइब आ रही है, घर पे रहने वाली वाइब, तो बोथ, दोनों वाइब पसंद है। रोमांटिक टाइप्स के हो या मनमौजी? मनमौजी। वेल, थैंक्स अ लॉट काका वर्ल्ड, बहुत मजा आया आज आपके साथ बातें करके। मुझे भी बहुत मजा आया, और थैंक यू वेरी मच मेरे स्टूडियो में आने के लिए और मुझे अपना टाइम देने के लिए।
और मैं चाहूंगा आगे भी हम बैठे बातें करें और जल्द। सबको हमारे बारे में, मेरे बारे में जानने को मिले। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।